Hello everyone, welcome to Free Study. So third video for Insta May 2020 Current Affair Compilation PDF and हम अगेन कोशिश करेंगे पूरे 30 पेजेस करने की. सो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें. तो कल हमने 25 पेजेस ही कर पाए थे, तो पहले वो 5 पेजेस हम करेंगे एंड उसके बाद आगे के हम 30 पेजेस करेंगे. सो टेलीकॉम रेगुलेटर मूड्स नेशनल नंबरिंग प्लान. तो ट्राई ने, दैट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं कि एडिक्वेट नंबरिंग रिसोर्सेज जो हों वो अवेलेबल कराए जाएं फिक्स्ड लाइन के लिए भी एंड मोबाइल सर्विसेज के लिए भी. अब फिक्स्ड लाइन का मतलब जैसे आपके जो घर के अंदर फ़ोन होते हैं, मोबाइल सर्विसेज जो आप सबके हाथों में अभी है. बैकग्राउंड क्या है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उन्होंने ट्राई से कहा था कि वो अपनी रिकमेंडेशंस दें कि किस तरीके से नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ को रिकमेंड मीन्स उसको अप्लाई किया जाए एंड एडिक्वेट नंबरिंग रिसोर्सेज इंश्योर करे जाएं, यूनिफाइड नंबरिंग प्लान बनाया जाए. तो की रिकमेंडेशंस क्या रही कि डायलिंग प्लान में तो कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फिक्स टू फिक्स्ड हो या मोबाइल टू फिक्स्ड हो या मोबाइल टू मोबाइल कॉल्स हो. एक सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस बनाने के लिए डायल करने होंगे सभी फिक्स्ड को मोबाइल कॉल्स विद द प्रीफिक्स ज़ीरो. तो जो भी मीन्स मोबाइल कॉल्स जो डायल ऑल फिक्स टू मोबाइल कॉल्स विद द प्रीफिक्स ज़ीरो. एंड जो करंट स्कीम है वो यही है कि जो ज़ीरो होता है वो प्रीफिक्स किया जाता है. प्रीफिक्स मीन्स पहले लगाया जाता है फिक्स्ड लाइन से पहले एंड फिर वो मोबाइल में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक रिवाइज्ड एंड एक न्यू नेशनल नंबरिंग प्लान की ज़रूरत है ताकि अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटीज़ को फ्री किया जा सके. एंड जितनी भी सिम बेस्ड मशीन टू मशीन कनेक्शंस हैं वो सब 10 डिजिट का नंबर होता है, उसी को यूज़ करते हैं. तो उसकी जगह 30 नंबर यूज़ करने चाहिए, ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है. ट्राई क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एक्ट 1997 के अंदर बनी थी. रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का इंडिया के अंदर. इसे अमेंड किया गया एक ऑर्डिनेंस के थ्रू. ये जो ऑर्डिनेंस था ये 24 जनवरी 2000 से इफेक्टिव है. एंड टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाए गए ताकि जो एडजुडिकेटरी एंड जो डिस्प्यूट्स फंक्शंस हैं उनको भी देखा जा सके. ये ऑर्डर्स इशू करते हैं, डायरेक्शंस इशू करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे टैरिफ्स, इंटरकनेक्शंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, डीटीएच सर्विसेज, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी. इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं एंड 2 से ज़्यादा फुल टाइम मेंबर्स नहीं होते, मीन्स 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स. इन्हें अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. इनका ऑफिस ध्यान रखिएगा ना 5 है ना 6 है बल्कि 3 ईयर्स और 65 ईयर्स है. तो ट्राई मीन्स 3, ठीक है. तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं. तो 3 ईयर्स एंड 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए. नाउ कुछ वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स. तो कुछ वेलफेयर स्कीम्स देखते हैं. सबसे पहले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, कई बार कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा से सभी पढ़ाऊंगी. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो हैं वो ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू भी, ताकि जो मेडिकल मेडिसिन अगर किसी को चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके. इसके अंदर जो ऑर्डर्स है वो डिलीवर किए जाते हैं पेशेंट के डोर स्टेप पर. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना एक कैंपेन था जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया था ताकि क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइजेस पर मिल सके काफ़ी सारे लोगों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के थ्रू. जो ब्यूरो है फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया का, वही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. जो बीपीपीआई है, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया, उसे इस्टेब्लिश किया गया under Department of Pharmaceuticals, Government of India, with the support of all the central public sector undertakings. फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी मेडिसिन दी जाती हैं, सभी जेनरिक मेडिसिन को भी कवर किया जाता है ताकि जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो सके एंड जो यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है पर पर्सन वो भी रीडिफाइन हो सके. अवेयरनेस क्रिएट की जाती है जेनरिक मेडिसिन के बारे में थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी. एक पब्लिक प्रोग्राम अब मीन्स किया जाता है जिसके अंदर गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बॉडीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं. डिमांड क्रिएट की जाती है जेनरिक मेडिसिन के लिए, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करके, लो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है एंड ईजी अवेलेबिलिटी इन ऑल थेराप्यूटिक कैटेगरीज. जेनरिक मेडिसिन की कोई डेफिनेशन नहीं है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अंदर, बल्कि ये वो मेडिसिन है जिनका सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सेम डोसेज फॉर्म के अंदर. इन्हें एडमिनिस्टर भी सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किया जाता है जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन, बट इनके प्राइजेस कम होते हैं
एंड क्योंकि मनी जो होता है वो इनके प्रमोशन पे खर्च नहीं किया जाता। इन्हें कैसे रेगुलेट किया जाता है? जो भी ड्रग्स कंट्री के अंदर बने, वो जेनरिक हो या ब्रांडेड हो, तो उन्हें अपने आप को सेम स्टैंडर्ड्स के अंदर कॉम्प्लाई कराना होता है एज प्रेस्क्राइब्ड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। नाउ वी विल रीड अबाउट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए फॉर एमएसएमईज एंड मुद्रा बोरोअर्स। इस स्कीम के अंदर 100% कवर किया जाएगा, 100% कवरेज दी जाएगी। कौन देगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ताकि एडिशनल फंडिंग हो सके 3 लाख करोड़ तक की एमएसएमईज को एंड मुद्रा बोरोअर्स को। ये जो क्रेडिट है ये दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है सभी लोन्स के लिए जो GECL फैसिलिटी के अंदर सैंक्शन किए जाएंगे एंड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट टू 31 अक्टूबर 2020। जो टाइम पीरियड है वो 4 ईयर्स रहेगा, मोरेटोरियम पीरियड 1 ईयर रहेगा। कोई गारंटी फ़ी चार्ज नहीं करेगा NCTGC, दैट इज़ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, अपने मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से। जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो 9.25% रहेंगे बैंक्स के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड 14% रहेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज के लिए। ठीक है। अब FIs क्या होते हैं, बैंक्स क्या होते हैं, NBFCs क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको बैंकिंग की जो बुक है, जो आपको इकोनॉमी है वो पढ़नी होगी। ठीक है, ताकि आपको ये टर्म्स जो हो वो पता हो। नाउ बेनिफिट क्या है? इससे जो डिस्ट्रेस कॉज्ड हुआ कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वो मिटिगेट हो पाएगा, मीन्स थोड़ा कम हो पाएगा। क्रेडिट मिलेगा इस सेक्टर को कम कॉस्ट पे, तो ये अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर पाएंगे, अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे, जो सिचुएशन है उससे उभर पाएंगे, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पर भी। नव प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, तो यूनियन कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को एक्सटेंड करने जा रहे हैं ताकि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी मिल सके सीनियर सिटीजन्स को। तो 31 मार्च 2023 तक इसको बढ़ाया गया है। रिवाइज्ड रेट्स ऑफ रिटर्न्स दिए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को। जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो डिफरेंस है बिटवीन द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय LIC। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,56,658 है अगर 12,000 पर एनम चाहिए, एंड 1,62,162 है अगर 1,000 पर मंथ चाहिए अंडर द स्कीम। ठीक है। नाउ देखिए, इसको एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि 1,56,000 से हैज़ बीन रिवाइज टू इतनी कर दी गई है एंड इतनी कर दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर पेंशन ऑफ ₹12,000 पर एनम, ये पर एनम है। ठीक है, तो पर एनम मतलब महीने का तो 1,000 ही हो गया ना। नौ प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है जो 60 साल से अबव हों। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से खरीदी जा सकती है LIC के थ्रू, एंड LIC इसका सोल प्रिविलेज है जो इस स्कीम को ऑपरेट करता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख तक कर सकते हैं एंड 10 ईयर्स इसका टाइम पीरियड है। ये भी हम पहले कर चुके हैं, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी टॉपिक अगेन। इस स्कीम के थ्रू अश्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है, दैट इज 7.40%। एंड जो पेंशन होती है वो हर साल हर पीरियड के एंड में पे की जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये जो स्कीम है ये GST से एग्जम्प्टेड है। अगर पेंशनर जो है वो 10 ईयर्स के बाद भी सर्वाइव कर जाता है तो जो परचेज प्राइस है अलॉन्ग विथ फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट वो पे की जाएगी। जो लोन है 75% परचेज प्राइस तक वो अलाउ किया जाता है आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर्स। ये जो स्कीम है ये अलाउ करती है फॉर प्री मेच्योर एग्जिट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ और स्पाउस, एंड 98% परचेज प्राइस रिफंडेड भी है। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स तो परचेज प्राइस जो है वो बेनिफिशियरी को पे किया जाएगा। नौ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये आपकी फिश से रिलेटेड है एंड जो ब्लू रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। 2 कंपोनेंट्स के अंदर, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 5 साल के लिए है, 2020 से शुरू होगी, 2025 तक है। मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। देन देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम उठाएगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसको डिवाइड किया जाएगा नॉन बेनिफिशियरी में एंड बेनिफिशियरी में। 3 ब्रॉड हेड्स होंगे, एक तो इन्हेंसमेंट करना है प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना है।
बेनिफिट्स क्या होंगे, क्रिटिकल गैप्स देखे जाएंगे फिशरीज सेक्टर में एंड इनका पोटेंशियल रियलाइज़ किया जाएगा, फिश प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, सर्टेन क्वालिटी फिश सीड एंड जो फीड होगा उसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो इम्प्रूव की जाएगी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, 15 लाख फिशर्स को इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी फिशरीज सेक्टर में भी एंड कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी फिशर्स को भी एंड फिश वर्कर्स को भी। Now we will read about PM उज्ज्वला योजना। सो 6.8 करोड़ फ्री LPG सिलेंडर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। एम यही है कि जो LPG कनेक्शंस हैं वो गरीब हाउस होल्ड्स को दिए जा सकें। एक डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन जो है वो एलिजिबल हाउस होल्ड को मिले, साथ में हर कनेक्शन के साथ 1600 रुपीज़ भी सेंटर देगी। ये स्कीम जो है वो ट्रैक्शन गेन करती है विद इट्स एम्बिट बीइंग एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 80 मिलियन पुअर फैमिलीज फ्रॉम द अर्लियर टारगेट ऑफ 50 मिलियन फैमिलीज। तो इसमें 4800 करोड़ रुपीज़ का और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, लेकिन 50 मिलियन फैमिलीज़ की जगह 80 मिलियन फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो एप्लीकेंट हो वो विमेन हो 18 ईयर्स से एंड उससे अबव हो एंड 6 सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, बिलो पावर्टी लाइन होने चाहिए एंड कोई भी मीन्स एप्लीकेंट के घर के अंदर किसी और के पास LPG कनेक्शन ना हो, जो हाउस होल्ड इनकम हो वो उसी लिमिट तक हो जो यूनियन टेरिटरी ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई हो एंड किसी और स्कीम के अंदर वो कोई फ़ायदा ना उठा रहे हों। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, विमेन को एम्पावर करना है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, जो सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स हैं उनको कम करना है, जो नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल उसको कम करना है, यंग चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है कि उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस ना हो सके, बिकॉज जब वो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है। Now we will read about मनरेगा, that is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 170 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टू मनरेगा वर्कर्स एंड ये जो अमाउंट है ये बेनिफिशरीज़ को मिलेगी थ्रू डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। तो ये तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, मनरेगा जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ही है, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये गारंटी करता है दैट गारंटीज राइट टू वर्क। इसके अंदर 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है रूरल इंडिया में ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो देनी है, 100 डेज़ तक देनी है एंड इंश्योर करना है कि सोशली इनको इंक्लूड किया जाए, लाइवलीहुड बेस मिले इन्हें एंड रूरल एरियाज़ के अंदर इनके पास ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट कर सके जैसे कि वेल्स, पोन्ड्स, रोड्स, कैनाल्स। अर्बन माइग्रेशन को कम करना है कि रूरल एरिया से जो लोग हैं वो अर्बन में एरियाज़ में ना जाएं बल्कि वहीं पे उनको सारी सहूलियतें दी जाए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है बाय यूजिंग अनटैप्ड रूरल लेबर। जो फॉलोइंग है वो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, सिटीज़न होने चाहिए, 18 ईयर्स की जॉब मतलब जॉब सीकर जो हो वो 18 ईयर्स की एज हो उसकी एंड जो एप्लीकेंट है वो लोकल हाउस होल्ड का पार्ट होना चाहिए, लोकल ग्राम पंचायत का भी पार्ट होना चाहिए एंड जो एप्लीकेंट है वो वॉलंटियर करे फॉर अनस्किल्ड लेबर। तो ये ध्यान रखिएगा, अनस्किल्ड लेबर वेरी इंपॉर्टेंट। अनस्किल्ड लेबर आपको यहाँ भी मिलेगा अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे देखिए ये अनस्किल्ड लेबर है, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है, इंडिविजुअली बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क्स लिए जाते हैं एंड कार्ड्स जो होते हैं SC ST के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो वो इंदिरा गांधी आवास योजना जो थी उसके अकॉर्डिंग भी बेनिफिशियरीज हैं। 15 डेज़ के अंदर इन्हें काम देना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है अगर काम नहीं मिलता विद इन 15 डेज़। सोशल ऑडिट इनका होता है, ये मैंडेटरी है जिससे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आती है। ग्राम सभा इसका प्रिंसिपल फोरम है एंड ग्राम सभा एंड जो ग्राम पंचायत है वो अप्रूव करती है शेल्फ ऑफ वर्क्स अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी। ग्राम सभा का रोल क्या है कि क्या प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स होंगी इन द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा, ताकि पोटेंशियल देखा जा सके लोकल एरिया का, उसकी नीड्स देखी जा सके, लोकल रिसोर्सेज भी देखे जा सके। ग्राम पंचायत के अंदर ही किस तरीके से वर्क का एग्जीक्यूशन करना है इसको भी ये मॉनिटर करते हैं।
ग्राम पंचायत के क्या रोल हैं? उनको एप्लीकेशंस रिसीव करनी होती हैं, वेरीफाई करनी होती हैं, हाउस होल्ड्स को रजिस्टर करना होता है, जॉब कार्ड्स इशू करने होते हैं, एप्लीकेशंस फॉर वर्क रिसीव करनी होती हैं, रिसिप्ट्स इशू करनी होती हैं कि भाई ये आपको काम मिलेगा, वर्क देना होता है विद इन 50 डेज, वर्क्स को आइडेंटिफाई एंड प्लान करना होता है, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनरेगा के अंदर कि कुछ रूल्स बनाने होंगे इन्हें अंडर द फॉर द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट। डेवलप एंड नोटिफाई करना होगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को, SCGC आपको मीन्स इस्टेब्लिश करने होंगे, एंड स्टेट लेवल मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मिशन भी मेंटेन करनी होगी ताकि हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स जो हैं वो बन सकें, एंड स्टेट लेवल मनरेगा सोशल ऑडिट एजेंसी भी इस्टेब्लिश करनी होगी, इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट करना होगा स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड भी। Now we will read about acute encephalitis syndrome. So these are the issues which are related to development and management of social sector services relating to health, education and human resources. तो acute encephalitis syndrome जो है उसका जो डर है वो देखा गया बिहार के अंदर, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस डिसीज की वजह से मुजफ्फरपुर के अंदर 3 चिल्ड्रन जो है वो उनकी डेथ हो गई इसकी वजह से। इसको चमकी बुखार कहते हैं। एंड एक्यूट जो एनसीफेलिटिस सिंड्रोम है ये एक बास्केट टर्म है जो कि यूज़ की जाती है, यूज फॉर रेफरिंग टू हॉस्पिटल्स चिल्ड्रन विद क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दैट इंक्लूड्स मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, कन्वर्जन, डेलिरियम एंड कोमा। ठीक है, तो कोमा से आपको ये याद रह जाएगा कि मीन्स ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दे। मेनिंगिटिस भी कॉज होता है वायरस से, बैक्टीरिया से। एनसीफेलिटीज तो आप पढ़ ही रहे हैं, वायरस से होता है ये। एंड एनसीफेलोपैथी, सेरेब्रल मलेरिया, स्क्रब टाइफूस ये बैक्टीरिया से होते हैं। एंड इनको सभी को कलेक्टिवली, क्योंकि ये बास्केट टर्म है, इनको एक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम कहा जाता है। जो डिसीज़ है वो अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को एंड जो यंग अडल्ट्स होते हैं, एंड इससे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी भी बढ़ती है। अगेन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके थ्रू जो है वो हमारा भी रिवीजन हो रहा है एंड आपका भी रिवीजन होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सिम्टम्स क्या है? फीवर हो जाता है, मेंटल स्टेटस में चेंज आ जाता है। मेंटल स्टेटस में कैसे चेंज आएगा? या तो कोमा में चले जाएंगे, या मेंटल कन्फ्यूजन होगी, डिसओरिएंटेशन, आप पहचान नहीं पाओगे, डेलीरियम हो जाएगा। ओके, नाउ डिसीज़ का कॉज क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है, काफ़ी सारे एजेंट से होती है, बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से एंड काफ़ी और एजेंट से। जो वायरस है वो इसके मेन एजेंट्स हैं, एंड यहाँ दूसरे सोर्सेज भी हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, स्पाइरोसिट्स, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स। एंड जो जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस है वो मेजर कॉज है इस एक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम का इन इंडिया, मीन्स 5% से 35%। तो जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस ये ज़्यादा खतरनाक है। निपा वायरस, जीका वायरस भी इसके कॉज मीन्स ये भी पाए गए हैं। ये लीची फ्रूट से कैसे रिलेटेड एंड कैसे अफेक्ट करता है? तो इंडिया के अंदर जो एक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम है ये नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में देखा गया, क्योंकि उन्होंने मतलब बिना पकी हुई लीची फ्रूट खा लिया था, एंड जब उनके पेट मीन्स खाली थे, मीन्स भूखे पेट उन्होंने खा लिया। एंड जो अनराइप फ्रूट होता है उसके अंदर हाइपोग्लिकिन ए होता है एंड मिथाइलिन ग्लिसिन होता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हुई जब उनके लार्ज क्वान्टिटीज़ में उन्होंने वो खा ली जो लीची थी। एंड नेचुरली अक्रिंग जो अमीनो एसिड था वो होता है अनराइपन लीची फ्रूट के अंदर, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हुई, जिसको जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस भी कहते हैं। एंड जो MPCG है दैट इज मिथाइल नेसाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लिसिन, ये एक पॉइजनस कंपाउंड है जो कि लीची सीड्स के अंदर पाया जाता है। ये अंडर नूरिश चिल्ड्रन को कैसे अफेक्ट करता है? तो जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो एकदम नीचे आ जाता है, ब्रेन मालफंक्शन होने लग जाता है जिसको एनसीफेलोपैथी भी कहते हैं, डेथ होने लग जाती हैं। जो अंडर नरिश चिल्ड्रन है उनको मीन्स दे लैक सफिशिएंट, ग्लूकोज नहीं रहता उनके पास, एंड जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होने लगता है, जिसकी वजह से लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। ब्रेन फंक्शन जो है वो डिसअरेंजमेंट हो जाता है। क्या मेजर्स की ज़रूरत है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, प्रिपरेटिव मेजर्स उठाने होंगे, वेक्टर को कंट्रोल करना है, बेटर अवेयरनेस जनरेट करनी है अमंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड ANMs एटसेट्रा।
ओके, नाउ न्यू कोविड-19 सिम्टम्स, तो ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स के साथ साथ एक स्किन मैनिफेस्टेशंस भी सामने आई हैं जिसे कोविड टो कहा जा रहा है, एंड 19% केसेस में ये पाया गया। न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग 5 मेजर क्लिनिकल पैटर्न्स रिसर्चर्स ने डिस्क्राइब किए हैं। पहला है असिमेट्रिकल स्यूडो चिल्ब्लेन लेशंस, तो इसकी वजह से हैंड्स एंड फीट पे मीन्स थोड़े रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। 19% केसेस के अंदर ये देखा गया। 9% केसेस के अंदर वेसिकुलर अरप्शंस हुए हैं ऑन द ट्रंक्स एंड लिम्स। 19% के अंदर टी कैरियर लेसेंस हुए हैं जिसके थ्रू इची एंड मीन्स खुजली होना, स्मॉल डिफरेंट साइजेस के पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर। 47% के अंदर मैकुलो पैपुलर रैशेस पाए गए हैं, अगेन स्किन के साथ प्रॉब्लम। 6% केसेस जो है वो लिवेडो या नेक्रोसिस से, मीन्स स्किन का डिस्कलरेशन होना, एंड इससे ब्लड फ्लो भी डिसरप्ट होता है एंड ऑक्सीजन टेंशन भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। कोविड टो एंड जो आपकी ये चाइल्ड ब्लेंस हैं ये हैं क्या, तो ये मे बी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ये काइंड ऑफ रैश है, रैश हो जाता है, मीन्स रेडनेस आ जाती है, एंड इसको स्यूडो चिल्ब्लैन लेसेंस भी कहते हैं। ये स्मॉल इची रेड पैचेस होते हैं जो कि टोज पर आ जाते हैं एंड फिंगर्स पे, मीन्स जो पैर के आपके अंगूठे उंगलियाँ होती हैं, एंड जो पर्सन होता है फिर वो कोल्ड से भी एक्सपोज हो जाता है, मीन्स उसे ठंड लग जाती है। ओके, एंड जो टोज होते हैं, फिंगर्स होते हैं, वो सूज जाते हैं, रेड हो जाते हैं। स्मॉल ब्लड वेसल जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं क्योंकि बार बार कोल्ड एयर से एक्सपोजर अगर हो। ठीक है, तो जो चैल्बलेंस हैं वो क्लियर करते हैं विद इन 1 and 3 वीक्स ऑन देयर ओन, मीन्स अपने आप ही ये साफ हो जाते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो आसाम के अंदर, ए से असम, ए से अफ्रीकन, ठीक है। तो आसाम से जो, ऐसे ध्यान रख लो वरना ए में ए और एस, अफ्रीकन में ए और एस में स्वाइन, ठीक है। तो ए और एस से मिला के आसाम याद कर लो। तो आसाम जो है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। 2800 पिग्स जो है वो आसाम के अंदर डेड पाए गए फरवरी से ड्यू टू वायरस, एंड जिसकी वजह से ये एपिसेंटर बन गया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। एंड अगर हम स्वाइन फीवर को देखें तो चाइना ने जो इम्पोर्ट्स हैं बैन कर दिए हैं पोर्क के फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ से पोर्क नहीं ले रहे हैं। एंड जो ASF है वो देखा गया आशियन कंट्रीज़ के अंदर भी, फिलीपींस के अंदर भी 7000 पिग्स जो है वो इसके अंदर मीस की चपेट में आ गए हैं। एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक हाईली कॉन्टेजियस एंड फैटल एनिमल डिसीज़ है जिससे डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स अफेक्ट होते हैं। ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था 1920 में। जो इसकी मोर्टेलिटी है वो 100% है, मतलब फीवर का कोई भी क्योर नहीं है। एंड ये ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा नहीं है, सिर्फ एनिमल्स से एनिमल्स में ही फैलता है। तो FAO के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल है कि ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड जो है वो कंट्रीज़ में हो सकता है। एंड ये खतरा है कि जो अफ्रीका से भी ये बाहर तो खैर आ ही गया है। एंड ये डिसीज़ है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड हाउस होल्ड इनकम। तो ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की फैक्ट्स ये हमने आई थिंक जून या जुलाई के करंट अफेयर्स के अंदर किया है। तो देखिए कोई अप्रूव वैक्सीन नहीं है, बायोलॉजिकल वेक्टर्स सच एज सॉफ्ट टिक्स एंड वायरस जो है वो नॉन ट्रांसमेबल है टू ह्यूमंस। ये देखिए पिग्स एंड जो बोर्ड्स हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है। कंटामिनेटेड थिंग्स, अगर आप शूज़, क्लोथ्स एंड नाइफ्स यूज़ करते हो, किचन वेस्ट पर ये फीड करते हैं, फूड रेजिड्यूज़ पर, मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, एंड इस तरीके से जो एक्सपोजर हुआ कार्कासिस का एंड ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पिग्स। तो ये देखिए ये गिर चुका है एंड ये रेडनेस आपको दिखाई दे रही होगी, ये रेडनेस आप इसके अंदर देख सकते हैं, हाई फीवर है, रेडनेस ऑफ स्किन है। एंड ये आप एरियाज़ देख सकते हैं, मंगोलिया है, ठीक है, चाइना है, लेओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, ये आपके कुछ एरियाज़ हैं। नाउ व्हाट इज साइलेंट हाइपोक्सिया। तो काफ़ी सारे कोविड-19 पेशेंट्स ने रिपोर्ट किए कंडीशन ऑफ साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया, जिसके अंदर लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, ब्रीथलेसनेस का कोई साइन नहीं होता, एंड मीन्स दिस इज, जो काफ़ी लोग हैं वो इसे अर्ली डिटेक्शन मानते हैं कि टू अवॉइड द फैटल इलनेस कॉल्ड कोविड न्यूमोनिया। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज़ को, एंड हाइपोक्सिया जो है वो जनरलाइज किए जाते हैं, पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं एंड किसी रीजन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल आर्टियल ऑक्सीजन है वो अप्रोक्सीमेटली 75 to 100 मिलीमीटर्स होता है मर्करी का, एंड नॉर्मल पल्स का
नॉर्मल पल्स का जो होता है वो 95 टू 100%, जो वैल्यूज़ है 90% की वो काफ़ी लो मानी जाती है। साइलेंट हाइपोक्सिया एक ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, एंड जो पेशेंट्स है वो लेस पाए जाते हैं डिस्ट्रेस के अंदर, मीन्स उनको थोड़ा कम मीन्स वो शो नहीं कर पाते एग्जी सिम्टम्स को, सिंपल अगर शब्दों में कहें तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, लेकिन वो शो नहीं कर पाते इसको। वट एक्सप्लेन्स दिस फिनोमिनन, तो जो रीज़न है वो यही है कि जो लोग हैं वो ब्रीथलेस हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल इन ऑक्सीजन लेवल, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के बढ़ने की वजह से भी, मतलब दोनों ही रीजंस है। एंड लंग्स जो है वो मीन्स इस काबिल नहीं रह पाते कि वो गैसेस को एक्सपल कर पाए, एंड जो रिस्पॉन्स है इट डज़ नॉट अपीयर टू बी किकिंग इन सम कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये इसी वजह से है क्योंकि वायरस की जो वायरस जो है वो एयर सेक्स को फॉल कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम, तो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे सभी के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो गेट के हों एंड चाहे आपके आईआईटी हों, आईआईएन मीन्स एनआईटीज़ हों, कोई भी हो। एंड जो 650 जो है वो मतलब 650 कर दिया है फ्रॉम 750, मिनिमम सीजीपीए जो है वो 8 कर दी है। एंड सीजीपीए आपको पता होगा जो आपका ग्रेड पे होता है, ठीक है। ग्रेड पे आपका सैलरी वाला नहीं, जो आपको जैसे 10th के अंदर मार्क्स मिलते हैं ना सीजीपीए, कि आपका जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट है वो कितना है। 2 चैनल्स ऑफ एंट्रीज है, डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेटरल के थ्रू भी ले सकते हो। जो कैंडिडेट्स जो है वो पीएचडी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, एंड इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो रिसर्च है वो बढ़ाई जा सके। सो ये 2018-19 में मीन्स अनाउंस की गई थी। इसके अंदर सभी आईआईटीज़, आईआईएससीआर, आईआईएससी बेंगलुरु, टॉप यूनिवर्सिटीज़, एनआईटी सभी इंक्लूडेड है। एंड एक टैलेंट पूल क्रिएट करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ऑफ आईआईटीज़ एंड आईआईएससी, ताकि वो रिसर्च करे साइंस एंड टेक के अंदर। डायरेक्ट एंट्री होगी तो मैट्रिक्स के बेसिस पे जज किया जाएगा, रिसर्च एक्सपोजर, पब्लिकेशंस देखी जाएंगी, परफॉर्मेंस देखी जाएंगी। लेटरल एंट्री मतलब बाद में एंट्री करोगे तो मैट्रिक्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होने चाहिए, पब्लिकेशंस रिकॉर्ड्स होने चाहिए एंड ग्रेड्स भी होनी चाहिए। रेप्यूटेड जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वेटेज भी आपको दिया जाएगा। सो नाउ वी विल रीड अबाउट पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो जो गैस लीक हुई एट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, उससे दोबारा से फोकस आ गया है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पर। एंड ओवर द अबव द कंपनसेशन दैट मे बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट्स, जो विक्टिम्स है उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए अंडर कंपनीज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर भी, एंड अंडर द इन टर्म्स ऑफ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पब्लिक लायबिलिटी क्या होती है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी उन सभी पॉलिसी होल्डर को कवर किया जाता है जो क्लेम करते हैं फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर डेथ एंड इंजरी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू हैजार्डियस सब्सटेंसेस हैंडल्ड इन अ फैक्ट्री। मीन्स फैक्ट्री के अंदर जो हैजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी डैमेज हो, जो इंजरी हो या डेथ हो थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी की वजह से डेथ हो, तो वो पॉलिसी होल्डर्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो एक्ट है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जब 1984 में हुई थी तब सामने आई थी। एंड ये जो लॉ है वो ये कहता है कि सभी एंटरप्राइजेज जिनका कंट्रोल हो ओवर द हैजार्डियस सब्सटेंस, उनका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर भी होना चाहिए, जहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगी अगेंस्ट द क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ताकि कोई डेथ, इंजरी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो उसे हैंडल किया जा सके। जो कॉम्पनसेशन है वो कंपनी के निगलेक्ट के इररिस्पेक्टिव पे किया जाएगा। मीन्स वो विक्टिम्स जो हैजार्डियस सब्सटेंस से एक्सपोज्ड हैं वो क्लेम फाइल कर सकते हैं कलेक्टर के पास विद इन 5 ईयर्स ऑफ द एक्सीडेंट। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो कलेक्टर होंगे वो ओनर को नोटिस देंगे एंड पार्टीज को अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, उनको सुना भी जाएगा एंड इंक्वायरी होगी क्लेम की, एंड अवार्ड भी मीन्स उनको देना होगा फॉर द अमाउंट ऑफ रिलीफ विच अपीयर्स टू हिम टू बी जस्ट। क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म यही है कि इस एक्ट के अंदर जैसे कि शेड्यूल में लिखा गया है तो ये 22 डिकेड्स पहले आया था, एंड जो कॉम्पनसेशन है वो बहुत मेगर है, एंड जो फैमिली है विक्टिम्स की वो मर गई हैं बिकॉज ऑफ गैस लीक, एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है किसी किसी को, तो मैक्सिमम कंपनसेशन जो है वो 25,000 तो होना ही चाहिए, एंड 12,500 तो है ही।
इसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस भी बियर किए जाए। जो भी वेजेस लॉस होंगी क्योंकि डिसेबिलिटी हो जाएगी, तो कम से कम 1000 पर मंथ जो है वो दिए जाए कम से कम 3 महीने के लिए। एंड मीन्स जो विक्टिम है वो हॉस्पिटलाइज अगर होता है एक्सीडिंग 3 days एंड इज अबव, जो विक्टिम हो वो 16 साल से ऊपर का हो एंड उसको 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड किया हो, तो कम से कम 1000 रुपये 3 महीने तक देने होंगे। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया है तो 6000 रुपये, एंड डिपेंड करता है एक्चुअल डैमेज पर भी। नाउ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 रिलीज कर दी है। ये पहला न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट है 2013 का, जो कि कमिटमेंट्स को ट्रैक कर रहा है बाय 100 स्टेक होल्डर्स स्पैनिंग गवर्नमेंट्स, एंड इट इज़ एडिंग डोनर्स, सिविल सोसाइटी, यूएन एंड बिजनेसेस। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? तो इंडिया जो है वो 88 कंट्रीज़ में है जिन्होंने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को मींस मिस कर दिया है। एंड हाईएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज़ है हमारे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन में। हम लोग 3 वर्स्ट कंट्रीज़ के साथ है, नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया के साथ है। मींस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टंटिंग हो रही है एंड बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है। इंडिया जो है जो 4 न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स है उन्हें भी मिस करने जा रहा है। दैट इज़ अ स्टंटिंग among under 5, anemia among women of reproductive age, childhood overweight and exclusive breastfeeding। इंडिया में अंडरवेट जो है वो भी 66% से 66% हो गया है 58% से। गर्ल्स में 54 हो गया है 50% से, एंड ये अभी भी हाई है एज कम्पेयर टू द एवरेज ऑफ 35% फॉर बॉयज़ एंड 31% फॉर गर्ल्स। स्टंटेड एंड वेस्टेड की बात करें तो 37.9 यानी कि 38% जो है अंडर 5 ईयर्स वो स्टंटेड है, 20% वेस्टेड है कंपेयर टू एशिया एवरेज। एशिया का है 22 एंड 9। अनेमिया का हर 2 विमेन में से जो एक है वो अनेमिक है रिप्रोडक्टिव एज की, एंड सेम टाइम पे ओवरवेट एंड ओबेसिटी भी बढ़ रहा है। हर एडल्ट में से जो 5वां है 21.6% विमेन एंड 17.8% ऑफ मैन। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स तो 2012 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ फैमिली ने 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया था फॉर मटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन टू बी मेट बाय 2025 की जो स्टंटिंग है वो 40% तक कम करनी है अंडर 5, एंड अनीमिया 50% तक कम करना है अमंग विमेन ऑफ 19 टू 49 ईयर्स। 30% रिडक्शन करना है लो बर्थ वेट के अंदर, एंड कोई भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए चाइल्डहुड ओवर वेट के अंदर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बढ़ानी है 50% तक। चाइल्डहुड वेस्टिंग जो है वो कम करना है लेस देन 5%। माल न्यूट्रिशन क्यों होता है? तो लिंक है माल न्यूट्रिशन एंड इनिक्विटी के बीच में। अगर इनिक्विटी होती है तो उससे माल न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन होता है, ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होती है। इनिक्विटीज़ अगर हो फूड एंड हेल्थ इकोसिस्टम के अंदर तो उससे भी एक विशियस साइकिल बनता है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, फाइनेंसिंग को स्केल अप किया जाए फॉर न्यूट्रिशन, गैल्वनाइज करने होंगे एक्शन ऑन हेल्दी डाइट्स, बेटर कमिटमेंट्स जो होंगी वो डिलीवर करनी होगी ताकि माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 1 in 9 पीपल जो है वो अंडर नरिश्ड है, 1 in 3 पीपल जो है वो मीन्स ओबीज है। तो ये अच्छा डाटा होता है, इनको आप थोड़ा मेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हेन डज अ डिसीज बिकम एंडेमिक? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा दैट द HIV, द नोवल कोरोना वायरस, वो एंडेमिक है एंड मे नेवर गो अवे, एंड एक मासिव एफर्ट जो है वो लगाना होगा ताकि जो स्प्रेड है कोविड-19 का उसको रोका जा सके। एंडेमिक डिसीज जो होती है US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग, जब उसका प्रेजेंस जो हो पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट हो जाए, मींस कोई भी जब प्रेजेंस हो जाए डिसीज या इन्फेक्शियस या एजेंट किसी भी जोग्राफिकल एरिया में या किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, एंड जब डिसीज एंडेमिक हो जाती है तो वो इंक्रीजिंगली टॉलरेटेड हो जाती है। मीन्स जब एंडेमिक हो, एपिडेमिक एंडेमिक बन जाए, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर वो गवर्नमेंट से इंडिविजुअल पर शिफ्ट हो जाती है। जैसे अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोरोना वायरस को से बचने की वो अब हमारी हो गई है, गवर्नमेंट की अब इतनी नहीं रही। ठीक है, इसके बाद जो सोशो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है डिसीज़ का वो भी चेंज हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है डिसीज़ के अंदर वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती
जाती है अलॉन्ग विद द डिसीज इंड्यूसिंग बिहेवियर चेंजेस इन पीपल। एंड एक बार जब लोग अवेयर हो जाते हैं इन्फेक्शन से तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज करें एंड कॉन्सिक्वेंसेज को भी मिटिगेट रखें। कंसर्न की ज़रूरत क्या है, जो एपिडेमिक डिसीजेज हैं उनका हाई मोर्टेलिटी एंड हाई मॉर्बिडिटी है देन एंडेमिक डिसीजेज, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस नॉलेज की कमी होने की वजह से एंड इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जो है उसकी ज़रूरत है। डिसीज एंडेमिक कब होती है, तो ये ध्यान रखिएगा इफ़ RO, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग में इन द जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ स्टेट्स में यूज़ किया गया था। अगर RO मीन्स वो रेट जिसके थ्रू वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, अगर वो इक्वल टू 1 है तो वो होती है एंडेमिक। अगर ग्रेटर देन 1 है तो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड एपिडेमिक हो जाएगी। अगर लेस देन 1 है तो केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। तो RO मीन्स कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं किसी भी पर्सन से जिसके पास डिसीज हो। नाउ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, तो 58 कंट्रीज जिसके अंदर 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की हैं, उन्होंने एक रिजोल्यूशन मूव किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट करना होगा कि वो कोविड-19 पैंडमिक के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड ये WHO जो है 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर भी इस रिजोल्यूशन को टेबल करेंगे। टफ एक्शन लेना होगा क्योंकि चाइना की वजह से कोरोना आउटब्रेक हुआ। क्वेश्चंस को एड्रेस करना होगा अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। एक इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करना होगा। लेसन्स जो हमने सीखे WHO के कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स से वो भी देखने होंगे। इफेक्टिवनेस देखना होगा, 2005 का इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस भी देखना होगा। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस या फिर IHR 2005 एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन 196 कंट्रीज, जिसके अंदर सभी WHO मेंबर स्टेट्स हैं जो एक साथ काम करती हैं फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। जो WHO है वो कोऑर्डिनेटेड रोल प्ले करता है इन IHR एंड टुगेदर विद इट्स पार्टनर्स। क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि WHO बहुत डिक्लेयर हो गया सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को भी डिक्लेयर करने में एंड फिर पेंडेमिक को भी डिक्लेयर करने में। फरवरी के एलेट मीन्स जब WHO था वो कंट्रीज को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था फॉर इम्पोजिंग ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस टू चाइना। WHO जो है उसके साथ क्रिटिसिज्म है, सिर्फ US ही नहीं बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाउ इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, ध्यान रखिएगा HRD मिनिस्टर ने नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स, ये कुछ आत्मनिर्भर में भी थे जो PM ई-विद्या है कि डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन होगी, मल्टी मोड एसेस एजुकेशन होगी। दीक्षा मीन्स 1 नेशन 1 डिजिटल। टीवी मीन्स 1 क्लास 1 चैनल, क्लास 1 to 12 होगा। स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज जो कि मूक्स के अंदर कराई जाते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। IIT पाल, IIT JEE एंड नीट प्रिपरेशन के लिए। एयर थ्रू कम्युनिटी रेडियो एंड CBSE शिक्षा वाणी पॉडकास्ट। स्टडी मटेरियल होगा ऑन डिजिटली असेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड डेजी मीन्स स्टडी मटेरियल मिलता है डिफरेंटली एबल्ड को, जो प्लेटफॉर्म है आपका डिजिटली असेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड इन साइन लैंग्वेज भी है ऑन न्यूज़ वेबसाइट एंड यूट्यूब। देन देखिए मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है वो इसीलिए लॉन्च किया गया है, एक वेबसाइट के थ्रू एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होगा, काउंसलर्स की डायरेक्टरी होगी एंड आप चैट भी कर सकते हैं। सो इससे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, ये सब को बेनिफिट मिलेगा। लर्निंग को एक्सपेंड करना है हायर एजुकेशन में, यही चाहते हैं कि 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दें। एंड अभी जो ऑनलाइन कंपोनेंट है वो 20% से 40% बढ़ा भी है। जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ानी है, 7 करोड़ स्टूडेंट्स को देनी है अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। नया नेशनल करिकुलम एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश करना है स्कूल एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के लिए भी, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स हैं वो ग्लोबली बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकें। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी मिशन जो कि लॉन्च किया जाएगा 2020 तक, ओके, दिसंबर 2020 तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ग्रेड 3 तक सभी जो चाइल्ड हों वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी उन्हें आ जाए। एंड ये आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर 4 करोड़ स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 11 ईयर्स।
नाउ वी विल रीड अबाउट इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। तो इंडिया एंड यूएस ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि यूएस ने इंडिया से वैक्सीन्स मांगी थी एंड वैक्सीन कैंडिडेट्स एंड डायग्नोस्टिक्स फॉर कोविड-19। तो यूएस ने इंडिया को 200 वेंटिलेटर्स डोनेट किए। जो वेंटिलेटर्स थे उनको पे करेंगे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, $5.9 मिलियन के हैं। जो यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने कहा कि वो सेपरेटली पैसे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दैट इज़ $3.6 मिलियन, ताकि सपोर्ट कर सकें कि किस तरीके से प्रिवेंशन करें, प्रिपेयर करें रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ को इन कोलैबोरेशन विद एंड कॉन्करेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम एक इंडो यूएस बायलेटरल प्रोग्राम है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है न्यू एंड इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स को। जो प्रोग्राम है वो इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लैबोरेटरी बेस्ड रिसर्च हो सके, इवैल्यूएशन हो सके कैंडिडेट वैक्सीन्स का, टेस्टिंग हो सके क्लिनिकल डेवलपमेंट की, वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल हो सके, डिलीवरी हो सके वैक्सीन्स की। एंड ये जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है जुलाई 1987 से ही, किसके अंदर? गांधी रेगन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है? तो 25 ईयर्स ये अपना कंप्लीट करने वाला है एंड जो डीबीटी है वो इसका मीन्स सिल्वर जुबली जो है वो भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो सितंबर 2012 के अंदर सेलिब्रेट हो चुका है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट आर हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या होती हैं? तो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हीट वेव्स फेस कर रहे हैं एंड काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री या फिर 5 डिग्री से भी अबव चला गया है। हीट वेव एक ऐसा पीरियड होता है जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा, एंड ये समर सीजन में देखने को मिलता है। मार्च एंड जून तक रहता है एंड जुलाई तक हार्डली ही एग्जिस्ट करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो क्राइटेरिया है वो फॉलोइंग क्राइटेरिया इन्होंने दिए हैं कि हीट वेव जो है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री तक ना पहुंचे प्लेन एरियाज़ में, एंड हिली एरियाज़ में कम से कम 30 डिग्री तक। अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री से बराबर या कम है तो फिर हीट वेव्स उनको नहीं माना जाएगा। हीट वेव का जो डिपार्चर होता है नॉर्मल से वो 5 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो सेवरे हीट वेव डिपार्चर होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस या फिर और मोर होता है, मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो जो हीट वेव डिपार्चर है वो 4 to 5 डिग्री रहता है एंड सेवरे हीट वेव डिपार्चर 6 डिग्री रहता है। अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री ही रहे या इससे ज़्यादा रहे एंड नॉर्मल को कंसीडर ना किया जाए तो हीट वेव्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है। हीट वेव्स के हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं? डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, बॉडी में पानी की कमी महसूस होने लग जाती है, हीट क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, हीट एग्जॉस्ट एंड हीट स्ट्रोक भी, खासकर बच्चे, बूढ़े एंड जो प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़ हैं इन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। जो गली गली में जो सब्जियां बेचने आते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, कैब ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आप कभी धूप में ऊपर काम करके देखिए तो मीन्स उनका जो फीलिंग है वो कैसे फीलिंग आती होगी तो आपको पता चलेगा। पुलिस पर्सोनल हो गए, जब रोड साइड कियोस्क ऑपरेटर्स हो गए, तो काफ़ी सारे वीकर सेक्शंस हैं जिन्हें एक्सट्रीम हीट में भी काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी ज़रूरतें वरना फिर कैसे पूरी होंगी। देन देखिए रीजंस क्या है कि इंडिया के अंदर हीट वेव्स हैं। तो एक तो जो कंक्रीट सरफेस, हर जगह जो है कंक्रीट की रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, अर्बन एरियाज़ में ट्री हैं नहीं, तो इसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स, इससे भी 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एंड ज़्यादा हीट वेव्स जो होंगी तो ग्लोबली भी टेम्परेचर बढ़ेगा। 0.8 डिग्री एवरेज जो है वो बढ़ रहा है एंड पास्ट 100 ईयर्स में बढ़ा है। नाइट टाइम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो डेली पीक टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा रहता है, लंबे समय तक भी रहता है। इंटेंस हीट वेव्स होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। यूवी रेव्स की बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रहती है एंड जो हीट स्ट्रेस है उसका कॉम्बिनेशन करना एंड प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन बहुत वल्नरेबल, रूरल पॉपुलेशन भी वल्नरेबल है।
क्या वे अहेड है, मीन्स क्या कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो हीट हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट ट्रैकिंग करनी होगी उन एरियाज़ की, डेवलपमेंट करना होगा, कोऑर्डिनेशन लेना होगा काफ़ी लोगों का, एंड इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी हीट एक्शन प्लान्स की। रिव्यू करने होंगे जो अभी हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, लेबर लॉज है, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो इंटरवीन करें, कोऑर्डिनेट करें हेल्थ के साथ, वाटर के साथ एंड पावर के साथ। जो पहले ट्रेडिशनल एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि घर के अंदर रहना, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना, इनको प्रमोट करना होगा। सिंपल डिज़ाइन फीचर्स को पॉपुलराइज करना होगा, जैसे कि शेडेड विंडोज़ जो होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाएं, इंसुलेटिंग हाउसिंग मटेरियल्स हो। जो लोकल हीट एक्शन प्लान्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ WHO का कोई भी बार नहीं है ऑन इंडिया टेस्टिंग HSCQ एज प्रिवेंटिव। क्या है इसका मतलब? तो आप सभी को पता होगा कि जो कोविड-19 के जो पर्सन है उनको जो कंट्रोवर्शियल एंटी मलेरिया ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वो दी जा रही थी। तो WHO ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि मोरेटोरियम मीन्स अपना दिया है, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं किया दैट इंडिया इस टेस्टिंग को रोक दे। तो क्या पता होना चाहिए? तो HCQ दैट इज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक 4 ड्रग कॉम्बिनेटर्स है जो कि सॉलिडरिटी ट्रायल देखती है एंड इट हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड बाय WHO। 400 हॉस्पिटल्स हैं 35 कंट्रीज़ के अंदर जिन्हें कोविड पेशेंट्स को फ़ायदा मिला, जैसे कि रेमडेसिविर, लोपिनेविर, रिटोनेविर विद इंटरफेरोन बीटा IA एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये वो सभी ड्रग्स हैं एंड दूसरी डिसीज़ेस के लिए हैं, बट इनके थ्रू कोविड-19 के पर्सन्स भी ठीक हुए हैं। तो इनको कैसे टेस्ट किया जाता है, इनके बेनिफिट्स देखने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट्स देखने के लिए ये जो ड्रग्स हैं इनको एसेस किया जाता है इन रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल, जो कि एक मेडिकली लेजिटिमेट अप्रोच है जहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं एंड उनको ड्रग दिया जाता है एंड कुछ को नहीं दिया जाता। तो बस आप इसके अंदर इतना ही ध्यान रखें कि एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो कंसीडर की जा रही है कि क्या ये ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो इसके अंदर हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना पूछा जाएगा। बस फिर भी लेकिन मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लैबोरेटरी ने पाया है कि जो क्लोरोक्विन है ये कोरोना वायरस को ब्लॉक कर देता है सेल्स में आने से एंड विच इट मस्ट डू टू रेप्लिकेट एंड कॉज इलनेस। जो ड्रग्स हैं वायरसेस के थ्रू मीन्स टेस्ट ट्यूब्स या पेट्री डिशेज हो गए, डू नॉट ऑलवेज वर्क इन द ह्यूमन बॉडी एंड जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हैव फाउंड इट दैट इट फेल टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फ्लुएंजा एंड अदर वायरल इलनेसेस। तो एक तो ये इसके अगेंस्ट बात कही गई है। दूसरी बात, कुछ डॉक्टर्स हैं चाइना के एंड फ्रांस के, तो उन्होंने भी कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अगर एंटीबायोटिक एजिथरोमाइसिन के साथ मिला दिया जाता है तो पेशेंट को फ़ायदा होता है, ठीक है। एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि ड्रग को क्यों कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाता है जिसकी वजह से ल्यूपस क्रिएट होता है, र्यूमेटॉइड एंथराइटिस क्रिएट होता है, तो उसको ये कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। ओके नाउ क्या ये रियली इफ़ेक्टिव है कोविड-19 को ट्रीट करने में? तो कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है बल्कि घाटा ही हो रहा है, हार्म हो रहा है। एंड लैंसेट जो मेडिकल जर्नल है उसने कहा कि 96,000 जो हैं मींस हॉस्पिटलाइज जो SARS-CoV-2 पेशेंट्स हैं 6 कॉन्टिनेंट्स में, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया ने रिकमेंड किया है इस ड्रग को कि नहीं, इससे जो फ़ायदा हुआ है एंड स्टडीज़ ने शो किया है कि ड्रग के अंदर एंटीवाइटल प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ व्हाट आर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स? तो एक्सपोर्ट किए जाएंगे API दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ पैरासीटामोल, ताकि जो सेंटर है उसको बाहर निकाला जा सके रेस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट्स लिस्ट से, क्योंकि एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए थे ना। 40% जो है वो तो इंडिया में ही एक्सपोर्ट कंज्यूम किए जा रहे हैं एंड जो 60% है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो API होते क्या है? कोई भी मेडिसिन हो उसके अंदर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो केमिकल एक्टिव APIs दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड दूसरे होते हैं इनएक्टिव एक्सीपिएंट्स। ओके
नाउ एपीआई एक केमिकल कंपाउंड है जो कि रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फिनिश्ड मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में। एंड एक मेडिसिन के अंदर जो एपीआई होते हैं वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि डिसीज़ ठीक की जा सके। जैसे कि पैरासीटामोल एक एपीआई है क्रोसिन के लिए, ठीक है। किसी को फीवर हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, तो वो देते हैं पैरासीटामोल, एपीआई से पैरासीटामोल देते हैं। जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स है वो मल्टीपल एपीआईज यूज़ करते हैं, जबकि सिंगल यूज ड्रग्स जैसे कि क्रोसिन वो सिर्फ एक ही एपीआई यूज़ करते हैं। एपीआई को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो एपीआई जो है वो कोई इज़ नॉट मेड बाय ओनली वन रिएक्शन फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, बल्कि काफ़ी सारे कंपाउंड से मिलाकर इसको बनाया जाता है। एंड इसलिए जो केमिकल कंपाउंड्स जिससे ये बनाए जाते हैं उन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। तो 10 तरीके के ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जिनके थ्रू एपीआई बनाया जाता है। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, हम सप्लायर मतलब हाई सप्लायर हैं, मींस लीडिंग सप्लायर है, हाई क्वालिटी मेडिसिन हम सप्लाई कर रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ को। लेकिन फिर भी इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो चाइना पर डिपेंड है अपने दूसरे एपीआईज़ के लिए। 2018-19 में लोकसभा ने कहा था कि जो कंट्री के ड्रग मेकर्स हैं वो बहुत सारा ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं एंड इंटरमीडिएट्स चाइना से अराउंड $2.4 बिलियन। लॉकडाउन के टाइम पे जो सप्लाई थे रॉ मटेरियल्स की चाइना से, जो ड्रग्स मींस फॉर ट्रीटिंग एचआईवी, कैंसर, ये सब जो थे इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ा। इंडिया जो है वो एपीआई मार्केट कैसे लूज़ करेगा टू चाइना, तो 90s के अंदर इंडिया जो था वो सेल्फ रिलायंट था, अपने आप एपीआईज बना लेता था। लेकिन जैसे चाइना प्रोड्यूसर बना तो इंडियन मार्केट जो थी वहाँ पे चीपर प्रोडक्ट्स आने लग गए एंड इससे चाइना के लिए हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोड्यूस हुआ। चाइना ने लो कॉस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना दी, लो कॉस्ट कैपिटल इनफ्लो होने लग गया वहाँ पे, ठीक है, टैक्स इंटेंसिव्स देकर। तो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन था वहाँ पे वो 1/4 हो गया इंडिया की कॉस्ट के। तो इंडिया में जहाँ कॉस्ट 13 to 14% लगती है वहाँ पे चाइना में 6 से 7% लगती है। तो लो प्रॉफिट मार्जिन एंड नॉन ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री के थ्रू जो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री है उन्होंने एपीआईज बनाना बंद कर दिया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल, सिटीजन्स चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स एज वेल। तो सबसे पहले देखते हैं भारत मार्केट। तो ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स विल सून लॉन्च अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स इन कोलैबोरेशन विद सेवरल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। तो जो कॉन्फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वो एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट बनाने जा रही है। इसके अंदर सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज इंक्लूडेड होंगी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। ये एक नेशन वाइड पार्टिसिपेशन होगा सभी रिटेलर्स का। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, तो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है कि किस तरीके से एंड किस मतलब कैसे किस स्टेज पर जो पैंडेमिक है उसको देखा जाए। मींस जो इंडिया है वो इस स्ट्रिक्टेस्ट जो मेजर्स हैं उनको यूज़ करने जा रही है बाकियों के कंपैरेटिवली। तो इसमें 0 to 100 नंबर्स होंगे जो कि इंडिकेटर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हाइयर इंडेक्स स्कोर आता है इट मीन्स हाइयर लेवल ऑफ स्ट्रिंजेंसी है। तो ये ऑक्सफोर्ड ने बनाया है, कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर है। 100 ऑक्सफोर्ड कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने कंटिन्यूसली अपडेट किया डाटाबेस ऑफ 17 इंडिकेटर्स ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। तो ये कंटेनमेंट पॉलिसीज़ को देखेंगे जैसे स्कूल एंड वर्क प्लेस क्लोज है या नहीं है, पब्लिक इवेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टे एट होम पॉलिसीज़। नाउ व्हाट इट सेज अबाउट इंडिया, तो इंडिया जो है इंडिया ने अर्ली फेज में ही स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन कर लिया था। 22 मार्च से जब पहला लॉकडाउन लगा था तो 100 स्कोर आया था। देन इसके बाद रिलैक्स किया गया अप्रैल 20 को, जहाँ पर गवर्नमेंट ने वर्क प्लेसेस के अंदर कुछ थोड़ी सी छूट दी आउटसाइड द रेड जोन्स। एंड अगर बाकी कंट्रीज़ के से कंपेयर करें तो इंडिया ने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया काफ़ी अर्लियर पॉइंट पे। एंड 18 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा केसेस थे एंड दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन, जबकि इंडिया में 320 ही थे। अगेन इंडिया के अंदर मार्च 22 तक सिर्फ 4 ही डेथ्स थी एंड स्कोर था 100, जबकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो डेथ्स थी उस पॉइंट पे एक्सेप्ट स्विट्ज़रलैंड में कोई डेथ नहीं हुई थी। नाउ रिलेशन बिटवीन द डेथ कर्व एंड स्ट्रिंजेंसी स्कोर, तो ऑक्सफोर्ड ने
ऑक्सफोर्ड ने एक ओवरले प्रोवाइड किया कंट्री के डेथ कर्व का एंड स्ट्रिंजेंसी स्कोर का। काफ़ी सारी कंट्रीज थी जिन्होंने देखा दैट डेथ्स जस्ट बिगिन टू फ्लैटन एज दे रीच द हाईएस्ट स्ट्रिंजेंसी, जैसे कि इटली, स्पेन, फ्रांस, बहुत बुरा हाल हुआ वहाँ पर। एंड कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस, चाइना, इंडिया, ऑक्सफोर्ड ग्राफ्स फाइंड दैट द डेथ कर्व हैज़ नॉट फ्लैटनड आफ्टर स्ट्रिक्ट मेजर्स वर इन्फोर्स्ड, कि जब स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए गए तो थोड़ी कम डेथ हुई। हाईएस्ट जो डेथ काउंट है वो आप देख सकते हैं फ्रांस, इटली, ईरान, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, स्वीडन, मैक्सिको, कनाडा, बेल्जियम, आयरलैंड, यूएस, टर्की, इजराइल, चाइना, इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स लिए गए एंड कंट्रीज़ को कंपेयर इनके साथ किया जा सकता है। और किसका 100 स्कोर रहा? हॉन्डुरस, अर्जेंटीना, जॉर्डन, लिबिया, श्रीलंका, सर्बिया एंड रवांडा। इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस भी हैं इन दिस सेट। नाउ 6 WHO रिकमेंडेशंस क्या हैं फॉर रिलैक्सिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स? तो एक तो डिटेक्ट एंड आइसोलेट करिए सभी केसेस को, नॉट जस्ट सीरियस वंस, बल्कि सभी को। मैनेज कीजिए ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम रिस्क हाई ट्रांसमिशन जोन्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट होना ज़रूरी है। कंट्रीज़ इन रिकमेंडेशंस को कैसे मीट करती हैं? तो इंडिया का स्कोर 7 है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया से नीचे, क्योंकि स्कोर किया है 0 फॉर कंट्रोलिंग इट मेजर्स, तो मेजर्स को कंट्रोल करने में 0 आया है। हाईएस्ट स्कोर जो है वो इस इंडेक्स पे 0.9 है, आइसलैंड, हांगकांग, क्रोएटिया और ट्रिनिडैड एंड टोबैको का। ऑक्सफोर्ड ने कहा कि कोई भी कंट्रीज चारों रिकमेंडेशंस को पूरा नहीं कर पाई, बट 20 क्लोज ज़रूर आई। तो ये आपका स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स था। अब हम ये आप देख लीजिए थोड़ा सा डेथ कर्व्स आप देखिए, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये आपका फ्रांस का है, ओके, ये आपका इटली का है, ये यूएस का है, ये ईरान, स्पेन, एंड हम थोड़ा इंडिया का देख लेते हैं। सो ये आपका स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके नंबर है 0, 40, 80, 60, 80, 100 एंड इस तरीके से यहाँ पे है आपका रिपोर्टेड डेथ रेट्स। ओके, ये आपकी डेट्स है 1 जैन को, 1 फैब को, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। तो ये आप देख सकते हैं ये बढ़ा ही है। एंड ये मैं आपको बता दूं कि ब्लैक कलर किस लिए है, डेथ कर्व्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रिंजेंसी, मतलब अलग अलग जब लॉकडाउन्स लगाए गए तो उसके टाइम पर। ओके, तो ये ज़्यादा बड़ा करके थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग ऐप। तो उमंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो कि एसेस प्रोवाइड करेगी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की हाई इम्पैक्ट सर्विसेज के लिए। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। 660 सर्विसेज देते हैं, 127 डिपार्टमेंट, 25 स्टेट्स हैं। ओके, 7 सर्विसेज ये कौन कौन सी देते हैं? एक तो जैसे वेदर क्या है, नाउ कास्ट मतलब 3 घंटे पहले वाली वार्निंग, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग्स जैसे रेड कलर में, ऑरेंज में, येलो में, एंड जो रेड होता है वो सबसे सेवर कैटेगरी की होती है, एंड साइक्लोन। नाउ गिलगिट बल्तिस्तान, तो गिलगिट बल्तिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मतलब दिखाया है कि जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया है कि वो इलेक्शंस कर सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर। इशू क्या है, रिसेंट ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान को अलाउ किया कि वो वहाँ पर जनरल इलेक्शंस करें। नाउ गिलगिट बल्तिस्तान जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन है 2009 से ही, एंड इंडिया ने कहा है कि जो पूरी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ गिलगिट एंड बल्तिस्तान वो इंडिया का पार्ट है, लीगल है एंड इररिवोकेबल एसेशन है। गिलगिट बल्तिस्तान कहाँ पर है? तो ये आप देख सकते हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान में लोकेटेड है, चाइना को भी नॉर्थ से बॉर्डर करता है, अफ़गानिस्तान इसके वेस्ट में है, तजाकिस्तान इसके नॉर्थ वेस्ट में है, कश्मीर इसके साउथ ईस्ट में है। तो अगर आप ये देखेंगे ये आपका है गिलगिट बल्तिस्तान, तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर है चाइना, ठीक है, एंड जो नॉर्थ में है चाइना, ठीक है, यहाँ पे आपको ये चाइना देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है, ये तो ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड है, ठीक है। इसके वेस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान। तो इसके अंदर शो नहीं किया हुआ है, आप मैप से देख लीजिए। तजिकिस्तान ही आपको ऊपर मिलेगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर ये आप देख सकते हैं साउथ एंड ईस्ट के अंदर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में है। तो ये एक जोग्राफिकल बाउंड्री शेयर करता है जो POK के साथ। एंड इंडिया अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर को इसका पार्ट मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अलग मानता है। तो ये एक रीजनल POK से इसे अलग मानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये इसके अंदर रीजनल असेंबली भी है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी रीजन से गुजरता है। अब चाइना जो है वो पहले क्या करते हैं, पाकिस्तान को लोन दे देते हैं। जब पाकिस्तान लोन नहीं चुका पाता है तो फिर इनकी ज़मीन पे रोड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो चाइना है वो खेल खेलता रहता है पाकिस्तान के साथ। जो गिलगिट पाकिस्तान बल्तिस्तान है वो भी घर है 8,000 में से 5 लोगों का, मतलब 5,000 लोगों का। एंड मोर देन 50 पीक्स, यहाँ पे 7,000 मीटर से ऊंची ऊंची 50 पीक्स आपको मिलेंगी। 3 जो हैं वो तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स भी हैं यहाँ पर, जो गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर है। नाउ पाकिस्तान ने इसे लिया कैसे था? ब्रिटिश ने इसे मतलब बेचा जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही। जम्मू एंड के जो डोगरा रूलर थे गुलाब सिंह को, सिख आर्मी को हराकर 1846 में, लेकिन कंट्रोल अपने पास ही रखा। जो लीज था फिर उसे रिन्यू किया गया 1935 में। एंड 1947 में जो कॉलोनल पद के जो आर्मी ऑफिसर थे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, उन्होंने महाराजा हरी सिंह के गवर्नर को मीन्स बंदी बना लिया। एंड जो एसेशन था वो पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान ने 2017 में डिक्लेयर किया कि जो गिलगिट बल्तिस्तान रीजन है वो उनका 5वां प्रोविंस है। अब आगे क्या हो सकता है? गिलगिट बल्तिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। एंड कोई भी ऐसा मूव जिससे पाकिस्तान कश्मीर केस को डैमेज हो सके, तो 2 UN रिजोल्यूशंस पास किए गए 13 अगस्त 1948 को एंड 5 जनवरी 1949 को। यहाँ पे क्लियरली एक लिंक इस्टेब्लिश किया गया गिलगिट बल्तिस्तान एंड कश्मीर इशू में। 5th प्रोविंस इन्होंने बनाया तो उससे जो कराची एग्रीमेंट है वो वायलेट होता है। एंड कराची एग्रीमेंट ही अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डाउटफुल लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान को एंड UN रिजोल्यूशन को भी। तो ये जो मूव है ये 1963 का भी जो पाक चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट था उसे भी वायलेट करता है। ये इश्यूज़ हैं। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसने भी कहा था कि कोई भी साइड यूनिलेटरल सिचुएशन को अल्टर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। नाउ POK के बारे में पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने मतलब वेदर फोरकास्ट वहाँ पे करने शुरू कर दिए हैं, गिलगिट बल्तिस्तान के लिए भी, मुजफ्फराबाद के लिए भी एंड मीरपुर के लिए भी। तो DD दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ने स्टार्ट किए वेदर फोरकास्ट फ्रॉम POK रीजन्स। एंड इन रिटर्न रेडियो जो है पाकिस्तान ने भी अब मीन्स फीचर्स अपडेट किए फ्रॉम श्रीनगर, पुलवामा एंड लद्दाख। तो ये जो वेदर वॉर चल रही है, एक डिप्लोमेटिक मूव है इंडिया के ने जो स्टार्ट किया है, ये इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया था कि गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस होंगे एंड एक केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पर बनाया जाए। तो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, जिसे पाकिस्तान ने 1947 में इन्वेड कर लिया था। ये रीज़न जो था फिर UN के अंदर गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गया, जहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्रोल्ड कश्मीर को रीनेम किया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बाय मोदी गवर्नमेंट। ये 2 पार्ट्स में है, एक तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है गिलगिट बल्तिस्तान। गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं ना। नाउ व्हाट इज़ द रूट ऑफ फाइट? तो POK इंटीग्रल पार्ट है 1947 से ही। 1947 में पाकिस्तान के जो पश्तून ट्राइबल्स थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया। तो ऐसी सिचुएशन देख के जो महाराजा हरी सिंह थे वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आए कि हमारी मदद कीजिए। इंडियन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 26 अक्टूबर 1947 इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि आपके जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये आप इंडिया को दे दीजिए। इसके बावजूद भी जो जम्मू एंड कश्मीर है बाकी सब डिसीजन खुद ले सकता है। तो उन्होंने एसेशन साइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा क्लेम हो गया कि अब हम इंटरफेयर कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के मैटर्स में। पाकिस्तान एग्री नहीं हुआ इंडिया के साथ। तो जो लीगैलिटी है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी वो ट्रांसफ़र हुई थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ये अनक्वेश्चनेबल है, ये बिल्कुल क्लियर है। अनएनिमस रिजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट का, वो बार बार कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान का जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर वो अपने
1993 के डिक्लेरेशन से इसको कर रहे हैं। इस डिक्लेरेशन के थ्रू वो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उन 5 स्टेट्स में से है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना था, एंड इंडिया ने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इंडिया ने क्लियर कह दिया है कि ये इंटरनल मैटर है एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। तो पीओके इम्पॉर्टेंट क्यों है? पीओके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना के जिंगजांग प्रोविंस के साथ, इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर है ईस्ट में। तो ये देखिए यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा अब दिख जाए, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका गिलगिट बल्तिस्तान है, ये आपका पीओके है, जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। ठीक है, नाउ चैलेंजेस क्या रहेंगे इंडिया के लिए? क्या चैलेंजेस रहेंगे? तो एक तो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है इस रीजन में, एंड पाकिस्तान जो है वो डेमोग्राफी चेंज कर सकता है। एक्स सर्विस मैन जो है यहाँ पे सेटल्ड है, पंजाब्स, पठान्स, सो थोड़ी सी मतलब इंडिया को रेडी रहना होगा। नाउ वी विल रीड अबाउट मिशन सागर। तो इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन सागर इंडियन ओशियन के ईस्टर्न साइड में, ताकि आइलैंड नेशंस को मदद हो सके। ये गवर्नमेंट का आउटरीच इनिशिएटिव है टुवर्ड्स 5 आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडियन ओशियन में 5 आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन नेवल शिप जो केसरी है वो मालदीव जाएगी, मॉरिशस जाएगी, सेशेल्स जाएगी, मडागास्कर जाएगी, कोमोरोस जाएगी, ताकि कोविड-19 के जो मीन्स मेडिसिन वहाँ पे दी जा सके, फूड आइटम्स दिए जा सके, HCQ वही हाइड्रोक्लोरोक्यूरिन टेबलेट्स उनको दी जा सके, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जा सके। इस मिशन के अकॉर्डिंग जो INS केसरी है, मीन्स शिप का नाम है, ये पोर्ट ऑफ मेल इज इन मालदीव्स, वहाँ पर जाएगी एंड 600 टन्स ऑफ फूड भी प्रोवाइड करेगी। तो जो डिप्लॉयमेंट है मिशन सागर का वो इसीलिए है क्योंकि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहता है इस रीजन के अंदर एंड एक्सीलेंट रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। एंड जो डिप्लॉयमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन है सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये मार्च 2015 में मोदी सरकार ने अनाउंस किया था। तो इससे पता चलता है कि इंडिया जो है अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एंड बॉन्ड को मजबूत करना चाहता है। नाउ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये आपको पता होगा कि जो चाइना है वो भी मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो किंडलिंग टेंशंस ओवर बाउंड्री क्लेम्स, इंडिया एंड जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उनके क्लैश हुए 2 पॉइंट्स पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ LOC नहीं है, ठीक है, इट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखिएगा LAC इज़ विद चाइना। जो इंसिडेंट्स है वो कौन सी जगह पे हुए? नकू ला सेक्टर के अंदर हुए, जो कि एक कंटेस्टेड एरिया है नियर पैंगोंग सो, एक लेक है लद्दाख के अंदर, वहाँ पर हुए। एंड आर्मी ने 2 इंसिडेंट्स टेम्पररी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फेस ऑफ्स किए, जिन्हें रिजॉल्व किया लोकल कमांडर्स ने ही एज पर म्यूचुअली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स थ्रू डायलॉग एंड फ्लैग मीटिंग्स। नाउ नकुला क्या है? नकुला एक पास है जो कि 5000 मीटर हाइट पर है अमंग मीन फ्रॉम मीन सी लेवल, एंड ये सिक्किम के अंदर पड़ता है। ये मुगुठंग और छो लहमू रिवर टिस्टा के पास है। एंड जो दूसरे पासेस है वो भी सिक्किम में ही है, नथुला पास एंड जेलेपला पास। नाउ पैंगोंग सो लेक क्या है? ये 135 मीटर लंबी लेक है, हिमालयाज में है। इसकी हाइट 4350 मीटर पे ये आपको मिलती है। इंडिया से चाइना में ये स्ट्रेच है। जो 1/3 पार्ट है 45 किलोमीटर वो इंडिया के हिस्से में है, 90 जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। इसे टिथिज जियो सिंक्लिन के थ्रू बनी थी। सॉल्ट वाटर लेक है, एंड जो लेक है उसका खुद का कोई टैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि ये चुशुल अप्रोच के अकॉर्डिंग वहाँ पर लाई करती है। एंड मेन अप्रोच है जहाँ पे चाइना जो है वो यूज़ करती है इनटू इंडिया हेल्ड टेरिटरी। नाउ इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर आप देखिए बहुत लंबा है, 3488 किलोमीटर हम इनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं एंड पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। जो ये लाइन है मींस इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। सर हेनरी मैकमोहन के बाद 1913 के अंदर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने एक ट्रिपेटाइट कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर इंडिया तिब्बत को फॉर्मलाइज किया गया था कि डिस्कशन कीजिए, इंडिया एंड तिब्बतन्स भी थे। एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया कि हम इंडो तिब्बतन बाउंड्री को डीलिमिट करेंगे। ये जो बाउंड्री है लेकिन बार बार चाइना इसे डिस्प्यूट करता रहता है एंड विच टर्म इट एज इलीगल। 1957 में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पर रोड बना दी। फिर जो क्लैशेस हुए 1962 में फिर लड़ाई हुई चाइना के साथ एंड उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आया, जिसे मिलिट्री हेल्ड लाइन कहा जाता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए तो देखिए 1976 में जो री अप्रोचमेंट थी बिटवीन द 2 कंट्रीज इन 1976, तो इंडिया एंड चाइना ने हाई लेवल बॉर्डर टॉक किए 1981 में कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। 8 राउंड्स हुए लेकिन फिर भी जो टॉक्स थे वो 1987 में टूट गए।
फिर देखिए 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप वहाँ सेटअप की कि भाई बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1993 में एक एग्रीमेंट हुआ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, इसे साइन किया गया। इंडिया चाइना के जो एक्सपर्ट ग्रुप थे, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, इन्हें सेटअप किया गया जॉइंट वर्किंग ग्रुप को मदद करने के लिए। जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप था वो पहले ही बन गया था। 1996 में एग्रीमेंट हुआ ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मिलिट्री फील्ड में अलोंग द LAC वॉज साइंड। 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, एक इंडिया की तरफ से एक चाइना की तरफ से अपॉइंट किए गए कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट का। 2009 में और 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने 17 राउंड ऑफ टॉक्स किए, बट दे हैव नॉट मेड मच हेड अवे। रिसेंटली जो NSA अजीत डोवाल जी हैं, उन्हें स्पेशल एनवॉय की तरह अपॉइंट किया गया है कि वो बातचीत करेंगी। नाउ इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट, इनका काला पानी वाला पॉइंट चल रहा है, तो एक नया लिंक रोड जो है इंडिया टू चाइना, ताकि जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाए पिलग्रिम्स का टू कैलाश मानसरोवर, इसे इनॉग्रेट किया गया। ये जो लिंक रोड है ये उत्तराखंड के धारचूला से स्टार्ट हो जाता है एंड 80 किलोमीटर लिपुलेख पास तक गुजरता है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। नेपाल कहता है कि जो लिंक रोड बनाया जा रहा है लिपुलेख पास के लिए, ये नेपाल की टेरिटरी से गुजरता है। नेपाल ने कहा कि जो इंडिया का जो मूव है ये एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, जो इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड नेपाल प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था 2014 में ऑन द काला पानी इशू, क्योंकि काला पानी भी लिपुलेख में ही लाई करता है एंड सुस्ता। नाउ इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियर कर दिया कि जो लिंक रोड है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है एंड ये पूरा इंडिया की टेरिटरी में ही आता है। जो न्यू लिंक रोड है वो प्री एग्जिस्टिंग रूट को ही फॉलो कर रहा है एंड जो पिलग्रिम्स है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करेंगे। इंडिया ने कहा कि जो बाउंड्री डेलिनेशन एक्सरसाइज है फ्रॉम विद नेपाल वो अभी भी चल रही है एंड इंडिया पूरी तरीके से जो बाउंड्री इश्यूज है उन्हें रिसॉल्व करना चाहता है डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के थ्रू एंड फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशंस भी बनाना चाहता है नेपाल से। नाउ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कहाँ, तो जो काला पानी है वो 3600 किलोमीटर हाइट पर है ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट एंड जो बॉर्डर करता है ये उत्तराखंड को एंड नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश को। इंडो चाइना वॉर जब हुई थी 1962 में, तो जो काला पानी था उसे कंट्रोल कर रहे थे इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स। नाउ इस डिस्प्यूट के जेनेसिस क्या है, तो ट्रीटी ऑफ सुगोलू हुई थी नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1816 में। तो जो काली रिवर थी वो नेपाल के वेस्टर्न बाउंड्री पर लाई करती थी विद इंडिया, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि सोर्स ऑफ काली रिवर है क्या, क्योंकि वो अलग अलग प्लेसेस सब मानते हैं, इसलिए इंडिया अपना कहता है, नेपाल अपना कहता है। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट फॉर इट्स न्यू लॉ। तो चाइना ने सपोर्ट मांगा है, अंडरस्टैंडिंग मांगी है इंडिया की एंड दूसरी कंट्रीज़ की भी, ताकि एक न्यू सिक्योरिटी लॉ जो है हांगकांग के लिए बन सके। चाइना ने न्यू लेजिस्लेशन पास किया कि वो सेशनिस्ट फोर्सेस जो है वो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर लगाएंगे क्योंकि ग्रेव थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी का। चाइना ने डिमार्चेस भी सेंड किए इंडिया में एंड काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर कि जो न्यू ड्राफ्ट है वो चाइना का इंटरनल अफेयर है एंड कोई भी फॉरेन कंट्री उसमें इंटरफेयर ना करे। हांगकांग अभी कैसे एडमिनिस्टर होता है, तो हमने पढ़ा था हांगकांग एंड मकाऊ का केस पहले भी हम कर चुके हैं। तो हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। यहाँ पे ऑब्जर्व होता है 1 कंट्री 2 सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिश ने जो चाइना की सॉवरेनिटी थी वो 1 जुलाई 1997 को वापस कर दी थी एंड चाइना को फ्रीडम थी, द रेस्ट ऑफ चाइना डज नॉट हैव, लेकिन दूसरों को नहीं। नाउ 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच के अंदर आपका हांगकांग एंड मकाऊ के रीजन्स आते हैं। दोनों ही पहले कॉलोनीज थे, डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना से एंड वाइल बीइंग पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इसे प्रपोज किया डैंग जियोपिंग ने, ताकि जो चाइना एंड उसे ताइवान को भी एम यही है कि भाई यूनिफाई कर सके। 19 दिसंबर 1984 को चाइना एंड यूके ने सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया बीजिंग के अंदर कि वो सभी लीगल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो हांगकांग को दे देंगे। 26 मार्च 1987 को चाइना एंड पोर्टुगल ने साइन किया कि जॉइंट डिक्लेरेशन की मकाऊ के लिए, ठीक है। नाउ फिर ये उसके बाद बीजिंग को दे दिए। तो हांगकांग एंड मकाऊ के जो दोनों के मतलब जो पॉलिटिकल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी वो चाइना को दे दी।
एंड जो पोजेशंस था वो उनके पास ही रखा। तो 7 मंथ लॉन्ग एजिटेशन हुई लास्ट ईयर भी, एंड अभी भी कोरोना वायरस जो क्राइसिस हुए जनवरी टू अप्रैल, तो प्रोटेस्टर्स दोबारा से गलियों में आ गए कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें हमें अपना सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, यू डू नॉट इंटरफेयर। तो ये चाइना जो है वो हांगकांग एंड मकाऊ को परेशान करता रहता है। नाउ व्हाट एक्सप्लेन्स द इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप। तो इंडिया एंड चाइना का जो ये इशू हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो पैंगोंग लेक जो है लद्दाख के अंदर, जो गैल्वा वैली है, जो डैमचोक है, व्हाट आर दीज इशूज़। तो ये फेस ऑफ्स क्यों हो रहे हैं। तो LAC तो कभी भी डिमार्केट की नहीं गई, जो मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, मीन्स ऊपर उसके अलग अलग परसेप्शंस हैं। कम से कम 24 ऐसे स्पॉट्स हैं वेस्टर्न लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। जो फेस ऑफ्स हैं वो फिर मीन्स जहाँ पे जो पेट्रोल्स हैं वो एक दूसरे को एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि क्लेम लाइंस हैं। प्रोटोकॉल्स 2005 में भी हुए थे, 2013 में भी हुए थे, लेकिन फॉलो तो नहीं किए जा रहे हैं। तो LAC को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते। तो इंडिया ने काफ़ी बार कहा है कि इन इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए लेट अस क्लैरिफाई दिस, मैप्स जो हो वो एक्सचेंज किए जाए मिडल सेक्टर में। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये फेल हो जाती है थ्रू इन द वेस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना जो है वो इस एक्सरसाइज को बार बार रिजेक्ट करता रहता है, एंड इंडिया जो आर्ग्यूमेंट है इज़ रेदर देन एग्री ऑन वन LAC दे अंडरस्टैंड द क्लेम्स ऑफ द अदर। तो प्रॉब्लम मीन्स ये जो चाइना वाले हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने ही नहीं देना चाहते। तो 22 राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड चाइना स्टेट काउंसलर वांग यी के बीच में दिल्ली में दिसंबर 2019 में, एंड दोनों एग्री भी हुए थे दैट वी विल सॉर्ट आउट द इश्यूज, वी विल रिजॉल्व दीज इश्यूज, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन 2005 में जो एग्रीमेंट था वो भी हुआ था पॉलिटिकल पैरामीटर्स पर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर, जो कि फर्स्ट ऑफ द 3 स्टेजेस था। देन 2013 में भी हुआ। प्रॉस्पेक्ट्स क्या है सेटलमेंट के। तो मेन डिफरेंस जो है वो है वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में। इंडिया जो है वो चाइना को ये मानता है कि इन्होंने अक्साई चेन का 38,000 किलोमीटर मीन्स हड़प रखा है एक तरीके से। ईस्ट साइड में चाइना जो है वो ये कहता है कि 90,000 किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है, एक्सटेंडिंग ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। एक स्वैप भी हिंट किया था चाइना ने 1960 में एंड 1980 में भी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो दोनों साइड्स हैं सेटलमेंट एंड एग्रीइंग टू मीनिंगफुल एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट दैट वी विल सॉर्ट इट आउट। सेम टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनी कि माइनर एडजस्टमेंट्स हुई अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बट कोई भी साइड जो है वो विलिंग नाइदर साइड विल बी विलिंग टू पार्ट विद टेरिटरी ऑलरेडी हेल्ड। तो जो टेरिटरी जिसके पास है कोई भी नहीं देना चाहता, ना ही इंडिया ना ही चाइना। अगेन देखिए सेम पॉइंट आ गया। अब ये तो मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये तो मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया है ना अभी। इंडिया एंड नेपाल जो है वो काला पानी पर क्यों लड़ रहे हैं, तो अब दोबारा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे क्योंकि जो मेन इशू है वो पढ़ेंगे कि मई 8 को इंडिया ने इनॉग्रेट किया। अभी दोबारा से मैं बता दूं, ये मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया है, कोई कल की वीडियो या पहले की वीडियो में नहीं समझाया है। तो आप बिल्कुल भी ये कमेंट नहीं करेंगे कि आप टॉपिक क्यों स्किप कर रहे हैं। मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है। जो इसके अंदर न्यू पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 8 मई को दरचुला लिपुलेख पास लिंक जो रोड है वो डिस्प्यूटेड काला पानी एरिया के अंदर बनाई गई इंडियन पिलग्रिम्स जो है ताकि वो कैलाश मानसरोवर चले जाए। नेपाल ने हिट बैक किया है बस समनिंग द इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल विनय मोहन क्वात्रा टू कन्वे अ फॉर्मल प्रोटेस्ट। बस ये है इसके अंदर न्यू पॉइंट, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। ओके इसके अंदर 2 पॉइंट्स और मुझे न्यू लगे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ट्रीटी ऑफ सुगोली अभी हमने पढ़ी थी, तो हमने उसके अंदर पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ध्यान रखिएगा नेपाल के कौन थे, गुरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू। ठीक है, काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। फिर जो नेपाल था उन्होंने वेस्ट में कुमाऊं गढ़वाल रीजन्स खो दिए थे, सिक्किम खो दिया था ईस्ट के अंदर, एंड आर्टिकल 5 के अंदर जो किंग ऑफ नेपाल थे उन्हें अपने क्लेम्स भी छोड़ने पड़े थे। ठीक है, काली रिवर वही सोर्स जो है वो दोनों अपना अलग अलग बताते हैं, इंडिया और चाइना। एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो नेपाली किंग महिंद्रा है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था दिल्ली के साथ कि हम सिक्योरिटी प्रोपोजेज मीन्स करेंगे इंडिया के साथ।
करंट पोजीशन हमने अभी देख ली है कि 22 मई को जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो देंगे इस मैप को, क्योंकि उन्होंने काला पानी को अपने एरिया में शो कर दिया था। तो ये था। नाउ देखिए चाइनाज BRI, तो चाइना ने एक शिफ्ट शो किया है कि वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका चल रहा है उसके लिए डेप्ट रिपेमेंट्स के बारे में उन्होंने कहा कि हम ग्रोथ करना चाहते हैं कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ, एंड हम BRI पार्टनर्स के साथ भी बात करेंगे ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स निकल सके। तो रिसेंट कुछ हफ्तों के अंदर जो चाइना है उनको एशिया से, अफ्रीका से प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेप्ट रिपेमेंट्स की, एंड चाइना के जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें ग्रांट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, प्रेफरेंशियल लोन सब है। BRI एक लैंड बेस्ड बेल्ट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, मैरीटाइम सिल्क रोड है जो कि कनेक्ट करती है ईस्ट एशिया के इकोनॉमिक रीजन को यूरोपियन इकोनॉमिक सर्कल से। एंड जो BRI है वो चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे 2003 में अनाउंस किया गया था। इसके अंदर 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, 60% वर्ल्ड GDP है, 70 कंट्रीज़ हैं इन 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अंदर। चाइना $1 ट्रिलियन इस पर खर्च करती है ताकि जो लिंक है वो बना सके वो चाइना के यूरोप के साथ, वेस्ट एशिया के साथ एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ। तो रोड एंड रेल कॉरिडोर्स ये बनाते रहते हैं, ये आप देख सकते हैं चाइना वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि ये जो है ये पाकिस्तान के एरिया से निकलता है, तो ये गलत है। डेप्ट ट्रैप, वही डेप्ट ट्रैप में ये फंसा लेते हैं, पहले डेप्ट दे देते हैं, फिर जब वो पैसा वापस नहीं कर पाते तो फिर उन कंट्री से अपनी रोड निकालते हैं। ये चाइना वाले ऐसा काम करते हैं। इन्होंने अपनी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान तक भी फैला दी है, ठीक है। मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका ये भी इनके मीन्स झांसे में एक तरीके से आ गए हैं। एंड वन बेल्ट जो वन रोड इनिशिएटिव है उसके थ्रू ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया से भी स्ट्रैटेजी बना रही है। जो टेंस बायलेटरल रिलेशंस जो अभी चाइना के साथ हुए, जो डीप मिसट्रस्ट है क्योंकि विश्वास तो इंडिया करता नहीं ना इन पे, तो ये भी प्रॉब्लम है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये बार बार अपने 30,000 सिक्योरिटी पर्सोनल को लगा देते हैं, ठीक है, कि देखो हमने ये काम कर दिया है। तो ये देखो आप चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो ये देखो ये इनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये आप देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एंड ये आपका यूरोप है, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ये इन्होंने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये इनकी रेड वाली, एंड ये इनकी मैरीटाइम सिल्क रोड मैरीटाइम रूट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले उनको डेप्ट देते हैं एंड जब वो डेप्ट वापस नहीं कर पाते तो फिर उनकी ज़मीन से रोड निकाल देते हैं। लास्ट टॉपिक देखेंगे, 90 पेजेस तक हमने कर लिया है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो इंडिया एंड चाइना दोबारा से देखिए सेम पॉइंट है, वर्किंग मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए 2012 में बना था, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि हम इंडिया चाइना के बॉर्डर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल, वो अभी पोजीशन इसकी देख रहे हैं। एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। एंड होल्डिंग द लाइन टू स्पॉट अ बिट टू होल्ड द लाइन। तो होल्डिंग द लाइन मीन्स कि जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं, मतलब ऑर्डिनरी पेट्रोल से ज़्यादा 25 से 30 सोल्जर्स होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आ जाना, ओके। नाउ बॉबल ये हम कल पढ़ेंगे, ओके। 90 पेजेस हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 पेज पे हम आ गए हैं। सो 90 पेजेस हमने कर लिए हैं, 55 टू 90 पेजेस आज हमने किए। कल हम अगेन 120 पेजेस तक करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दें, और अगर मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आई विल सॉर्ट इट आउट, ओके। सो थैंक यू सो मच।